हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ द सेकंड वीडियो इन द सीरीज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आज की सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ की और इसमें हम बात करने वाले हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। जितना ये शब्द देखो छोटा लगता है उतनी ही कॉम्प्लेक्स इसकी मीनिंग है, बिकॉज़ ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम समझेंगे आज कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है लीगल सेंस में, बिकॉज ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो हमें पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, वो प्रॉपर्टी जिसको हम मूव नहीं कर सकते। लेकिन लीगल सेंस में जब हम जाते हैं तो यही हमारा काम है एज अ लॉयर कि हम किसी भी चीज़ की अच्छे से तहकीकात करें। तो चलो यार, आज तहकीकात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की और आई होप इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। सो विदाउट एनी टेंशन चलो शुरू करते हैं, समझना शुरू कीजिए। तो जैसा कि ये वर्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जिसको हम मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आपके पास अभी मोबाइल होगा या फिर लैपटॉप होगा जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके पास डेस्कटॉप में अगर आप देख रहे हैं तो उसको भी आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, जिस अगर आप घर में हैं तो वहाँ, ऑफिस में है तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप मूव नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गई? इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलो भाई, ये तो बहुत सिंपल था, सबको पता है। चलो अब आते हैं हम अपने लीगल एस्पेक्ट पे। सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 डिफाइन करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इमूवेबल प्रॉपर्टी को, लेकिन इसने बहुत ही वाहियात डेफिनेशन दी है और हम उसे डेफिनेशन भी नहीं कहेंगे, सिर्फ इसने बता दिया कि देखो भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी की मीनिंग जो लगानी है लगाओ, लेकिन इसमें स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को इंक्लूड मत करना। हमने कहा ठीक है भाई, इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन फिर किसको इंक्लूड करें वो तो बताओ। तो एक्ट उसमें साइलेंट है, पूरे एक्ट में कहीं कुछ नहीं बोला। गजब बेइज्जती है। तो देखो, अगर हमें किसी भी एक्ट में उस चीज़ के बारे में डेफिनेशन या उसकी मीनिंग नहीं मिलती है तो हम पहुंच जाते हैं भाई जनरल क्लॉजेज एक्ट के पास कि भाई साहब आप तो बता दो आपके पास मीनिंग है कि नहीं। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का मोस्टली मीनिंग बता देता है, उसके पास काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं जिसमें मीनिंग्स हैं। तो अगर इन केस मान लो जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी नहीं मिलता, इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अगर इसमें भी नहीं मिलता तो हम कहाँ भागते? आपको पता है, कमेंट में बताना। वैसे मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम भागते ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के पास। तो किस किस को ये पता था ज़रा बताना कमेंट में, और जिसको नहीं पता था वो भी मेंशन कर देना कि अब उनको पता चल गया है, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इसमें स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आता, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आते और ग्रास नहीं आती। और ये तीनों चीज़ों को क्यों इसने मना किया है वो भी समझो। बिकॉज अगर हम इन तीन चीज़ों को देखें तो देखने से हमें लगेगा कि ये तीनों भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बिकॉज अगर कोई टिम्बर है, टिम्बर मीन्स अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल पेड़ है, ठीक है, मतलब ऐसा पेड़ है जो यूजलेस तो है लेकिन टिम्बर है ना। अब वो अगर खड़ा है, ठीक है, ज़मीन पे, तो क्या हम उसको मूव कर सकते हैं? नहीं। क्रॉप्स ग्रो हो रही है, अनाज हो रहा है, हम उसको मूव कर सकते हैं एक खेत से दूसरे खेत में? बिल्कुल नहीं। ग्रास को भी नहीं कर सकते। लगेगा यार ये मूव नहीं हो सकती, लेकिन इसको इसने साफ बोल दिया भाई इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मत गिनना। हमने कहा ठीक है भाई, अब समझे हम कि ये सेंस देता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन ये हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके, क्लियर। पर अब इसके डेफिनेशन के लिए हम भागे थे जनरल क्लॉजेज एक्ट में, और वो एक्ट कहता है सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 में कि देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, द बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, द थिंग्स अटैच टू द अर्थ। तीन चीज़ें इसने बोली है, बहुत सिंपल। पहले बोला देखो, लैंड आएगी, कोई भी ज़मीन है हम उसको मूव नहीं कर सकते, वो है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया। सेकंड इसने बोला द बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। अब उस लैंड से होने वाले बेनिफिट्स, मतलब अब उस लैंड में मान लो स्विमिंग पूल है तो वो उसका एक बेनिफिट है, उसमें अगर हमने एक घर बना दिया तो वो उसका बेनिफिट है। तो उस लैंड में क्या क्या बेनिफिट्स अटैच हैं वो सारे के सारे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे। हमने कहा ओके, ठीक है। द थिंग्स अटैच टू द अर्थ। अब तीसरी चीज़ है, कोई भी ज़मीन से कोई भी चीज़ अटैच हुई है। अब इसमें भी कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी? जैसे हमारा पेड़ है, ठीक है, जैसे हमारा अभी आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे रेलवे ट्रैक मैंने बनाया है। आप कमेंट में बताना कि ये रेलवे ट्रैक आपके हिसाब से मूवेबल है या फिर इमूवेबल है। अब
ये तीनों चीज़ें हमने देखी, लैंड, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड एंड द थिंग्स अटैच टू द अर्थ। लेकिन अभी इसकी मीनिंग हमें ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि लैंड तो क्लियर है, ज़मीन है भाई। बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड, उस लैंड से कोई भी बेनिफिट हो रहा है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, पेड़ है, तो वो हो गया हमारा। बस वो ऊपर की इन 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास नहीं होना चाहिए। तीसरा, कोई भी चीज़ अर्थ से अटैच है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म है कि अर्थ से अटैच हम किस किस को माने। तो आइए समझते हैं डिटेल में, ताकि हमारा कोई भी डाउट अब ना रह जाए। अब हमने एक वर्केबल डेफिनेशन तो बना ली भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन का, या फिर आप कोई बड़ा आंसर कर रहे हैं उसमें आपको इंक्लूड करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। तो आप क्या लिखोगे? आप सिर्फ 3 शब्द नहीं लिख के आ सकते ना जो टीपीए में डिफाइन है। आपको लिखना क्या होगा? आप लिखोगे, जैसे हमने वर्केबल डेफिनेशन क्या बनाई है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, द थिंग्स अटैच टू द अर्थ, बट शैल नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो जो टीपीए में डेफिनेशन है वो एक्सेप्शन हो गई, और जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में है वो मेन डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब इन 3 चीज़ों को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एंड स्पेशली थर्ड वाले को, द थिंग्स अटैच टू द अर्थ। ये बहुत ही ब्रॉड मीनिंग देता है। ज़मीन से तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं। ऐसे तो हम बोलते हैं इंसान को भी कि यार ज़मीन से जुड़े रहो, तो क्या वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया? नाउ अब देखो, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, स्पेशली इसी पॉइंट पे फोकस करना है। दिस एक्सप्रेशन हैज़ बीन सेपरेटली डिफाइंड बाय सेक्शन 3। अब टीपीए में इस सेक्शन को डिफाइन किया गया है। अब क्या बोलता है कि देखो, इसमें फिर 3 पॉइंट्स हैं। कहता है थिंग्स अटैच टू द अर्थ का मतलब है थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसकी जड़ें पृथ्वी में गई हो, जैसे कि पेड़ होते हैं, झाड़ होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है? इनकी जड़ें कहाँ हैं? पृथ्वी में। तो ये क्या हो गई? थिंग्स अटैच टू अर्थ, ठीक है। और हमारी क्या बन गई फाइनली? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। बिल्कुल क्लियर। सेकंड बोलता है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, एज इन द केस ऑफ वॉल्स एंड बिल्डिंग। अब ऐसी चीज़ें जिनको हमने अर्थ में एम्बेड किया है। एम्बेड मतलब अगर रूटेड होता है तो नेचुरल चीज़ है, जैसे पेड़ होते हैं। एम्बेडेड मतलब ह्यूमन मेड चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल है, जैसे कि दीवारें हैं, बिल्डिंग है, उसको हम धंसाते हैं ज़मीन पे, तो वो चीज़ भी क्या हो गई? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन केस लॉ है, इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी अच्छे से बिल्कुल आपके लिए एक्सप्लेन करके लाया हूँ। यहाँ पे जस्टिस ब्लैकबर्न का डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि यार हम किस चीज़ को मान ले कि ज़मीन में एम्बेडेड है। जैसे कि वॉल्स एंड बिल्डिंग्स तो हमें पता है कि चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, सिचुएशन आती है कि जैसे कोई भी आपकी एक ज़मीन है, आपने उसमें कोई मशीन लगाई। अब वो मशीन हम क्या माने कि वो एम्बेड इन द अर्थ है कि नहीं, हमने उसको अर्थ से अटैच किया है कि नहीं। तो ऐसा ही ये केस हुआ था हॉलैंड वर्सेस हॉडसन का। इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी यहाँ से ये समझिए कि जस्टिस ब्लैकबर्न ने 2 हमें डिसाइडिंग फैक्टर्स दिए, 2 टेस्ट दिए कि सबसे पहले उस चीज़ का चेक करो द डिग्री और मोड ऑफ एनेक्सेशन, मतलब वो किस हद तक ज़मीन से जुड़ी हुई है, और सेकंड में चेक करो उसका ऑब्जेक्ट क्या है जोड़ने का। क्या उसका ऑब्जेक्ट यह है कि वो ज़मीन की वैल्यू को बढ़ा रहा है, या उसका ऑब्जेक्ट ये है कि कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए हमने रखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखनी है। चलो ठीक है, तो अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं इसके, जो कि है अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर परमानेंट बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज़ अटैच्ड। मतलब वो चीज़ें जो कि खुद धरती से अटैच नहीं है, लेकिन वो उन चीज़ों से अटैच है जो फाइनली अर्थ से अटैच है। जैसे कि डोर्स, विंडोज़। अब डोर्स किससे अटैच होते हैं? अपने फ्रेम से। फ्रेम कहाँ अटैच होता है? वॉल पे। वॉल कहाँ अटैच होता है? बिल्डिंग पे। एंड वो जो बिल्डिंग है अल्टीमेटली कहाँ अटैच है? अर्थ पे। तो ये क्या हो गए? ये उस चीज़ से अटैच हो गए जो चीज़ अर्थ से अटैच है, ठीक है। डोर्स एंड विंडोज़ एक एग्जाम्पल के लिए। तो ये भी क्या माने जाएंगे? हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से? थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, एंड अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस केस लॉ पे आते हैं जो कि सारे डाउट अब क्लियर कर देगा। हॉलैंड वर्सेस हॉडसन 1872 LR 7CP 328। अगर साइटेशन का मतलब आपको पता है कि क्या इसका मतलब है LR 7CP 328, तो आप कमेंट में लिख के बताना। नहीं पता है तो भी बताना, फिर मैं आपको किसी एक वीडियो में या शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस साइटेशन का क्या मतलब है। तो जस्टिस ब्लैकबर्न का डिसीजन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कोई भी चीज़ को हम फिक्स कब मानेंगे और चैटल कब मानेंगे। मतलब
अगर कोई ज़मीन अपनी बेच रहा है, मान लो कल को आप अपना कोई लैंड या फिर कोई एक प्लॉट है वो बेच रहे हो, उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तो लगता है कि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, मतलब जब आप बेचोगे तो आप इसे उठा के लेके चले जाओगे, ये प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा केस होगा कि नहीं? यही ये केस बताता है कि कौन सी चीज़ प्रॉपर्टी पे रखी गई वो पार्ट ऑफ द लैंड मानी जाएगी और कौन सी चीज़ पर्सनल प्रॉपर्टी है जो कि जिसको आप अलग से सेल करोगे, उस लैंड के साथ वो सेल नहीं होगी। तो ये बहुत ही लैंडमार्क केस है और आज तक वैलिड है, आज तक इसके प्रिंसिपल बिल्कुल यूज़ होते हैं। तो इसको आप अच्छे से सुनना, अच्छे से नोट्स बनाना और अच्छे से कहीं पे भी जहाँ पे मेंशन करना होगा लिख कर आना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्स ऑफ द केस, देखो केस के फैक्ट्स क्या है। और हाँ यार, एक और बात, मैं इतने अच्छे से आपके लिए सारी स्लाइड्स वगैरह बना के लाता हूँ, तो इसमें यार काफ़ी मेहनत लगती है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करना एंड कीप सपोर्टिंग। सो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस में क्या हुआ, तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक पर्सन है, उनकी एक मिल थी, कपड़ों की मिल थी, वहाँ कपड़े बनते थे। तो उन्होंने अपनी उस मिल को बेचने का डिसीज़न लिया, उन्होंने उसको बेचा। एक पार्टी आई बी पार्टी ने उस मिल को ख़रीद लिया, ठीक है। अब वो मिल है, मतलब वो एक बहुत बड़ा लैंड का एरिया होगा जिसमें अलग अलग टाइप की मशीन्स लगी होगी जो कि कपड़ों को सिलती होगी, ठीक है। तो वो बहुत सारी मशीन्स वहाँ लगी हुई थी। अब बात की आई, उन्होंने बेचा। अब उन्होंने जब बेच दिया, सब कुछ डीलिंग हो गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नेक्स्ट डे से उन्होंने अपनी मशीन्स हटानी शुरू कर दी। अब हटाने शुरू कर दी तो बी ने, जिसने परचेज़ करी थी, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज़ किया कि भाई मशीन्स क्यों हटा रहे हो, मैंने ये भी तो ली है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने तो सिर्फ लैंड का एरिया बेचा है, हमने ये मशीन्स थोड़ी बेची हैं। तो फिर ये हो गया डिस्प्यूट और ये पहुंच गए दोनों के दोनों केस। उनका कहना था कि मैंने सिर्फ लैंड बेची है, बी का कहना था मैंने मिल खरीदी है। तो अब भाई बात आ गई जस्टिस ब्लैकबर्न के डिसीजन पे। अब देखो क्या हुआ। अब जस्टिस ब्लैकबर्न ने अपने 2 प्रिंसिपल्स निकाले जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिए। अब उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उन्होंने बोला देखो, अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है कि कोई चीज़ फिक्सचर है या फिर चैटल है, उसके लिए हमें सबसे पहले डिग्री ऑफ एनेक्सेशन देखनी पड़ेगी कि वो चीज़ जो कि लैंड से अटैच है वो उसकी क्या डिग्री है अटैच होने की। द एक्सटेंट टू विच एन आइटम इज अटैच टू द लैंड और बिल्डिंग, ठीक है। इफ़ एन आइटम इज़ फिजिकली अटैच टू द प्रॉपर्टी, देयर इज़ अ प्रजम्पशन दैट इट इज़ अ फिक्सचर। अगर कोई चीज़ फिजिकली किसी चीज़ से, ज़मीन से, उस प्रॉपर्टी से अटैच कर दी गई है, चाहे बोल्ट के थ्रू हो, चाहे नेल के थ्रू हो, चाहे सीमेंटेड हो, कैसा भी हो, उसको हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो एक फिक्सचर बन गई है, ठीक है। तो फिक्सचर कैसे बनेगी, उसको हमने अटैच कर दिया, सिंपल। तो मशीन्स क्या थी भाई, मशीन ऑब्वियसली बात है वो बोल्टेड होगी, नेल्ड होगी, उनको अच्छे से रखा होगा, ठीक है ना, नीचे से सीमेंटेड करी होगी। तो वो हो गया हमारा डिग्री ऑफ एनेक्सेशन। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ एनेक्सेशन। अब उसको फिक्स करने का पर्पस क्या है, द इंटेंशन बिहाइंड अटैचिंग द आइटम। इफ द पर्पस ऑफ द अटैचमेंट इज टू एनहांस द यूज ऑफ द लैंड और बिल्डिंग, इट इज़ मोर लाइकली टू बी कंसिडर्ड अ फिक्सचर। अगर उसको अटैच करने का पर्पस उस लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू को एनहांस करना है तो भी हम उसे फिक्सचर मानेंगे। और इफ़ द अटैचमेंट इज़ टेम्पररी और फॉर द बेटर एन्जॉयमेंट ऑफ द आइटम एज अ चैटल, अगर उसको हमने सिर्फ उस आइटम को एंजॉय करने के लिए रखा है तो उसे हम क्या मानेंगे, चैटल ही मानेंगे, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी ही मानेंगे। तो एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जैसे कि मान लो आपने अपना घर बेचा, ठीक है। अब उस घर में आपने वाटर टैंक लगाया होगा, छत में पानी की टंकी होगी, अब वो फिक्स्ड है, सब कुछ है। तो अब अगर वो टंकी यूज़फुल है, ठीक है, उसका यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, हर फ्लोर में उससे पानी आता है, तो वो इस तरीके से अटैच है कि उसका यूज़, उसका जो काम है वो उस बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा रहा है, ठीक है। उसका मतलब उस टंकी पे आप पानी लेने नहीं जा रहे हो, लेकिन उसकी वजह से आपके पूरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है कि हाँ इसके हर फ्लोर पे पानी आता है, ठीक है। सेम एग्जाम्पल अब देखो, अगर आपने एक वाटर कूलर रखा है नीचे कि यहाँ से हम ठंडा पानी पियेंगे, अब वो वाटर कूलर चाहे आपने रखा हुआ है, वो भी हैवी है, उसको भी नेल से अटैच किया है, लेकिन वो इस तरीके से अटैच है कि उसका जो पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि भाई हम आते हैं, हम यहाँ से ठंडा पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, ठीक है। उसको हम क्या मानेंगे कि वो उस बिल्डिंग का एक चैटल है, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जब आप उस बिल्डिंग को बेचोगे तो आप अपना वो वाटर कूलर जो भी है रखा हुआ वो आप ले जा सकते हो। अगर आपने सिर्फ एक वाटर टैंक छत में रखा है तो वो एक फिक्सचर है, और आपने एक वाटर कूलर नीचे रखा है, दोनों का काम सेम है, पानी आ रहा है, उसका काम हो गया
वो चैटल बन गया वाटर कूलर, और जो छत पर रखी हुई टैंक है वो आपकी बन गई फिक्सचर। तो एक ऐसी रैंडम एग्जांपल मेरे माइंड में आया तो मैंने आपको दिया। तो इसी के बेस पे आपको देखना है कि डिग्री ऑफ एनेक्सेशन क्या है, किस हद तक वो अटैच है और उसका अटैच होने का पर्पस क्या है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इन प्रिंसिपल्स का यूज़ कैसे किया गया इस केस में, तो डिग्री ऑफ एनेक्सेशन देखी गई। तो जो मिल की मशीन्स थी वो अटैच थी फ्लोर ऑफ द मिल से बाय बोल्ट्स एंड स्क्रूज। तो दिस डिग्री ऑफ अटैचमेंट सजेस्ट दे माइट बी फिक्सचर्स। इससे पता चलता है कि वो फिक्सचर है। लेकिन सेकंड टेस्ट पे आएंगे तो द पर्पस ऑफ अटैचिंग द लूम्स वॉज टू एनहांस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द मिल। तो वो जो मशीन्स लगाई गई थी उसी से तो वो मिल बनती है। ऑल्दो वहाँ पे ह्यूमंस भी होंगे, ह्यूमन लेबर्स होगी, लेकिन उन मशीन्स को अटैच करने का पर्पस क्या था कि उस मिल की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। और अगर बढ़ी हुई एफिशिएंसी देख के किसी ने आपकी मिल ली है तो उसने पूरी मिल ली है ना, उसने वो लैंड नहीं ली है, उसने मिल ली है, तो उसमें मशीन्स भी आएगी। तो दिस पर्पस इंडिकेटेड एन इंटेंशन टू परमानेंटली इंप्रूव द मिल। तो ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स थे वो यही सजेस्ट करते हैं कि ये जो मशीन्स हैं वो भी साथ के साथ जाएगी लैंड के। तो कंक्लूजन यही निकला कि बेस्ड ऑन दिस कंसिडरेशन जस्टिस ब्लैकबर्न कंक्लूडेड दैट द लूम्स वर फिक्सचर्स थे रेदर देन चैटल्स, और एज अ रिजल्ट दे वर पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड पास्ड विद द ओनरशिप ऑफ द लैंड। क्लियर। अब देखो रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये कहाँ मेंशन है। ये है सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में मेंशन है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको, अगर आप किसी को भी ट्रांसफ़र करते हो तो आपको रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी, ये लीगली एनफोर्सेबल बनाने के लिए। इसका मतलब है कि द डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो क्या अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कराओगे तो उसका कोई आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखो एज सिंपल एज दैट, आपको नहीं कराना रजिस्ट्रेशन मत कराओ, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको क्लेम करना पड़ा अपना राइट, या फिर जिससे आपने परचेज़ किया है, आपने तो पैसे दे दिए, ठीक है, उन्होंने आपको ज़मीन दे दी, वो प्लॉट दे दिया, वो बिल्डिंग दे दी, लेकिन उन्होंने कुछ आपको रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिया तो अगर वो इन फ्यूचर फिर से उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करने लग गए तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा उसकी ओनरशिप को प्रूफ करने का, तो आप उसको लीगली एनफोर्सेबल नहीं बना सकते। अब आपको इतना विश्वास है पार्टीज़ में तो आप मत कराओ उसका रजिस्ट्रेशन, और अगर ज़रा सा भी डाउट है तो रजिस्ट्रेशन इसका नेसेसरी इसीलिए बोला गया है कि आप उसको इन फ्यूचर लीगली एनफोर्सेबल एक राइट अपना बना पाओ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।